गरीब ससुराल में अमीर बहू लाई ट्रक भर के राशन। दोपहर का समय था। शारदा के टूटे फूटे घर के बाहर एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है। ट्रक पूरी तरह से राशन से लदा हुआ था। उसमें आशीर्वाद आटे की दर्जनों बोरियां, इंडिया गेट बासमती चावल के कट्टे, कई तरह की दालों की बोरियां, रिफाइंड तेल के बड़े बड़े टीन और मसालों के डिब्बे भरे हुए थे। ट्रक के रुकते ही मोहल्ले में हलचल मच जाती है। आसपास के लोग अपने अपने घरों से बाहर झांकने लगते हैं। अरे विमला, ये क्या हो रहा है? ये इतना बड़ा राशन का ट्रक इस शारदा के घर के सामने क्यों रुका है? कमला और विमला अपने घर के चबूतरे पर खड़ी होकर उस विशाल ट्रक को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थीं। अरे कमला, मुझे तो लग रहा है इन भिखारियों की कोई लॉटरी लग गई है, वरना तो इनकी औकात ही नहीं है साल भर का राशन लेने की। कमला और विमला राशन के ट्रक को देखकर बातें बना रही थीं। तभी ट्रक से 2-3 मजदूर उतरते हैं और राशन की भारी बोरियां अपने कंधों पर उठाकर शारदा के गरीब घर के आंगन में धड़ाधड़ रखने लगते हैं। ये सब देखकर वेदिका और शारदा दोनों घबरा जाती हैं। अरे भैया, रुको रुको, ये सब क्या कर रहे हो? ये सारा राशन यहाँ हमारे घर में क्यों रख रहे हो? हमने कोई राशन नहीं मंगवाया है, इसे वापस ले जाओ। जिस घर में राशन के खाली डिब्बे मुंह चढ़ाते हों, वहां अचानक ट्रक भर के साल भर का राशन कैसे आ गया? आखिर इस गरीब परिवार की किस्मत रातों रात कैसे बदल गई? कौन लेकर आया था ये राशन? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये खांसी तो मेरी जान ही ले लेगी, और ऊपर से ये गरीबी। हे भगवान, उठा ले मुझे, अब ये दुख और नहीं देखा जाता। शारदा चारपाई पर लेटकर खांस रही थी। खांसते खांसते उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वहीं वेदिका रसोई में उदास बैठी थी। वो एक एक करके राशन के डिब्बे खोल रही थी, लेकिन सारे डिब्बे खाली थे। ये डिब्बे को उल्टा करके देखती है, उसमें से सिर्फ 2-4 चावल के दाने गिरते हैं। हे भगवान, घर में राशन नहीं है, सिर्फ मुट्ठी भर आटा बचा है। अब समझ नहीं आ रहा, इस थोड़े से आटे की रोटियां मैं माँ जी को दूं, हेमंत जी को दूं या समर के लिए रखूं? वेदिका खाली राशन के डिब्बे देखकर परेशान थी। तभी अचानक घर का दरवाजा जोर से खुलता है और हेमंत लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। उसने दिन में भी शराब पी रखी है और एक अजीब सा बेसुरा गाना गा रहा है। आज न छोड़ेंगे तुझे दम दम दम, ओ मेरी प्यारी पत्नी वेदिका, कहाँ हो तुम? अपने इस नवाब पति के दर्शन नहीं करोगे? आ गए आप? सुबह सुबह पी ली। घर में राशन का एक दाना नहीं है। माँ जी की दवा खत्म हो गई है और आपको नशे सूझ रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? अरे पगली, राशन वाशन सब मोह माया है। इंसान को हवा खाकर जीना सीखना चाहिए, मेरी तरह। छोड़िए सब, ला मुझे वो पैसे दो जो तूने छिपा कर रखे हैं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ज्यादा सती सावित्री मत बन। कल तू पड़ोसन के घर गई थी ना बर्तन मांजने के लिए? मुझे सब पता है। तुझे वो बर्तन मांजने के जो पैसे मिले हैं वो मेरे हाथ में रख दे। आज मेरे पास एक ऐसी टॉप सीक्रेट ट्रिक है कि मैं जुए में उन पैसों को डबल कर दूंगा। फिर हम सीधा हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। हेमंत लड़खड़ाते हुए वेदिका की अलमारी खोलता है और उससे पैसे निकालने लगता है। खबरदार जो इन पैसों को हाथ भी लगाया, ये पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए। इससे मुझे माँ जी की खांसी की दवाई और राशन लाना है। ला दे मेरी रानी। तू क्यों धूप में जाएगी? मैं खुद माँ की दवाई ला दूंगा। एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देख। हेमंत वेदिका के हाथ से पैसों की पोटली जबरदस्ती छीन लेता है। वेदिका चीखती है, लेकिन हेमंत लड़खड़ाता हुआ तेजी से घर से भाग जाता है। भगवान के लिए मेरे पैसे लौटा दो, माँ जी की तबीयत बिगड़ जाएगी। हेमंत पैसे लेकर चौराहे पर पहुंचता है। वहां रंगा और कुछ अन्य शराबी ताश खेल रहे थे। हेमंत, आज तो बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? आज तुम्हारा भाई सबको हराएगा। ये देखो कड़क नोट। आज तो मैं पैसे डबल करूंगा और शाम को हम सब पार्टी करेंगे। आजा फिर, लगा दांव। हेमंत जोश में सारे पैसे दांव पर लगा देता है। रंगा पत्ते बांटता है, ताश के पत्ते खुलते हैं। हेमंत आके फाड़कर अपने पत्ते देखता है। पत्ते देखकर उसका सारा नशा उतर जाता है। अरे ये क्या हो गया? मेरे पत्ते तो। अरे हो गया तेरा हेलीकॉप्टर क्रैश। चल अब निकल यहाँ से खाली हाथ।
हेमंत अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और बच्चों की तरह रोने का नाटक करता है। हे भगवान, मैं तो लुट गया। अब मैं अपनी माँ के लिए दवाई कैसे लाऊंगा? मेरी शाम की पार्टी का क्या होगा? हाय रे मेरी किस्मत। हेमंत मुंह लटकाए घर लौटता है। वेदिका दौड़ कर आती है। लाइए, दवा कहाँ है? वो मैं पैसे जुए में हार गया। ये सुनते ही शारदा खटिया से उठकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में एक डंडा था। वो खांसते हुए गुस्से से कांप रही थी। कैसा नालायक बेटा दिया है भगवान तूने मुझे। सारा दिन शराब पीता है ये बेचारी बहू, दूसरों के घर जाकर बर्तन मांज कर पैसे लाती है, वो भी तू जुए में हार गया। शर्म से मर क्यों नहीं जाता तू? तू तो हमारा बेटा कहलाने के लायक भी नहीं है। शारदा हेमंत पर चिल्ला रही थी, लेकिन हेमंत के कानों में उसकी आवाज नहीं जाती है। हेमंत रसोई घर में आता है और वहां रखे गैस चूल्हे का सिलेंडर खोलकर उठाने लगता है। वेदिका रोते हुए उसके पैर पकड़ लेती है, पर हेमंत किसी की बात नहीं सुनता। भगवान के लिए ये सिलेंडर मत बेचिए। घर में राशन का एक दाना नहीं है। अगर आप ये भी बेच देंगे तो मैं उन्हें क्या बना कर खिलाऊंगी? मुझे भाषण मत सुना वेदिका। मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। मेरा दांव लगा हुआ है। घर में वैसे भी बनाने को कुछ नहीं है, तो इस सिलेंडर की पूजा करेगी क्या? मुझे जाने दे, तू चूल्हा में खाना बना लेना। हेमंत वेदिका को धक्के देकर गैस सिलेंडर लेकर चला जाता है। वेदिका जमीन पर बैठकर रोती है और घर में ईंटें जोड़कर मिट्टी का चूल्हा बनाती है। वो लकड़ियां जलाकर खाना बनाने की कोशिश करती है। धुएं से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो खांसने लगती है। माँ जी, मेरा पति तो मेरे लिए किसी काम का नहीं रहा। चलो, कम से कम मेरा देवर समर तो बहुत अच्छा है। मुझे पूरा भरोसा है वो खूब पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और वही हमारी ये गरीबी दूर करेगा। समर घर के कोने में बैठकर किताब पढ़ रहा था। शाम को हेमंत फिर से शराब पीकर घर आता है। उसके हाथ में एक छोटी सी पन्नी थी जिसमें महज 1 किलो चावल थे। ये ले चावल, परसों ही तो राशन लाया था, इतनी जल्दी तुम लोग सब खा गए। पता नहीं पेट है या कुआं, दिन भर बस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। परसों आप सिर्फ आधा किलो आटा लाए थे, घर में 5 लोग हैं, वो एक दिन भी नहीं चला। समर अपनी किताब बंद करता है। वो अपनी बीमार माँ और रोती हुई भाभी को देखकर अंदर ही अंदर घुटता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। रात में वेदिका सभी को चावल बनाकर दे देती है। अगले दिन घर में राशन खत्म हो गया था। वेदिका सिर झुकाई डरते डरते लाला की दुकान पर जाती है। वहां मोहल्ले की कमला और विमला भी खड़ी थी। लाला जी, घर में माँ जी बहुत बीमार है, चूल्हा भी नहीं जला है, मुझे बस थोड़ा सा चावल और दाल उधार दे दीजिए। उधार? अरे शर्म नहीं आती? रोज मुंह उठा कर यहाँ आ जाती हो। पिछले महीने जो 10 किलो चावल लेकर गई थी, पहले उसका हिसाब चुकता करो। 1 पैसा तो दिया नहीं और आ गई राशन मांगने। अरे तेरा पति तो जुए में घर का सामान तक बेच रहा है। कल ही मैंने उसे सिलेंडर बेचते देखा था। मैं कोई खैरात नहीं बांट रहा यहाँ पे। लाला की बातें सुनकर कमला और विमला जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे लाला जी, आप भी किन भिखारियों के मुंह लग रहे हैं? इन्हें तो राशन देना ही पाप है। सही कहा कमला, जिनके घर के मर्द नशे में धुत रहते हैं उन्हें क्या उधार देंगे? चल वेदिका, रास्ता नाप। वेदिका भारी मन और आंसुओं के साथ खाली हाथ घर लौट आती है। वेदिका के घर में आज चूल्हा भी नहीं जला था। वो रात की बची रोटी समर को टिफिन में दे देती है। समर टिफिन लेकर कॉलेज आ जाता है। कॉलेज बहुत बड़ा था। लंच टाइम में अमीर बच्चे महंगे कपड़े पहने पिज्जा और बर्गर खा रहे थे। यहाँ सब लोग इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, मैं यहाँ बैठकर अपनी सूखी रोटी कैसे खाऊं? ये सोचते हुए समर, जिसे अपनी मेहनत से इस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी, वो सबसे नजरें चुराकर कैंटीन के कोने में बैठता है। वो अपने टिफिन से सूखी रोटी निकालता है और उस पर सिर्फ नमक छिड़क कर खाने लगता है। थोड़ी दूरी पर खड़ी पाखी उसे देखने लगती है। ये लड़का सबसे अलग बैठकर खाना क्यों खा रहा है? पाखी बहुत ही अमीर घर से थी। वो बेहद खूबसूरत थी। उसने महंगे कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक महंगी कार की चाबी थी। पाखी अपने दोस्तों से अलग होकर समर के पास आती है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? समर उसे देखकर घबरा जाता है और जल्दी से अपना टिफिन छिपाने की कोशिश करता है। अपना लंच मत छुपाओ समर, मुझे तुम्हारी इसी सादगी से प्यार है। इस कॉलेज में हर कोई अपने पैसों का दिखावा करता है, लेकिन तुम अपनी स्कॉलरशिप और अपनी मेहनत के दम पर यहाँ हो। तुम इतने हम्बल हो। मुझे ऐसे ही सच्चे इंसान की तलाश थी। पाखी, तुम बहुत अमीर घर की लड़की हो। मेरी हकीकत सिर्फ ये सूखी रोटी है। हमारी दुनिया बहुत अलग है। दुनिया पैसों से नहीं, इंसान की नीयत से बनती है समर। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। नहीं पाखी, ये सब गलत है। हमारी दुनिया बहुत अलग है। तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर समर कैंटीन से काम करने के लिए चला जाता है।
समर एक केक शॉप में काम करता था। वो पसीने से लथपथ था। काम खत्म होने पर उसे दिहाड़ी के पैसे मिलते हैं। वो थका हारा घर पहुंचता है। घर में अंधेरा था। हेमंत जमीन पर चादर ओढ़े बेसुध सो रहा था। कोने में वेदिका जमीन पर उदास बैठी थी। भाभी, घर में इतना अंधेरा क्यों है और आपने खाना नहीं बनाया? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या बनाऊं देवर जी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। वेदिका की बात सुनकर समर अपनी जेब से पैसे निकालता है। आप रोइए मत भाभी, ये लीजिए मेरी आज की कमाई के पैसे। आप सुबह जाकर इससे राशन ले आइएगा। मैं सुबह ही माँ की दवाई ले आऊंगा। उस रात सभी भूखे सो जाते हैं। अगले दिन राशन की दुकान पर वेदिका संकोच करते हुए जाती है। तभी घमंडी पड़ोसन कमला वहां आ जाती है। ए लाला, मेरा राशन निकाल जल्दी, मुझे पूरे साल का राशन एक साथ चाहिए। हाँ जी बहन जी, अभी देता हूँ। अरे लाला, ये क्या राशन लेगी? मेरा राशन ज्यादा है। लाला पहले मुझे देगा या तुमको? हट यहाँ से। अरे चल किनारे हट, मुझे बड़े ग्राहकों को देखने दे। तेरा एक पाव राशन बाद में तौलूंगा। वेदिका की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी ऐसे बेइज्जत ना होती। मैं भी एक साल भर का राशन खरीद लेती। काफी देर इंतजार करने के बाद लाला वेदिका को राशन देता है। वेदिका राशन लेकर उदास होकर घर आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। समर अपने कॉलेज जाने के लिए कपड़े पहने रहा था। शारदा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे खांस रही थी। क्या हो गया भाभी, आप इतनी परेशान और उदास क्यों लग रही हैं? सुबह सुबह क्या बात हो गई? कुछ नहीं समर, बस ऐसे ही। अरे बहू, सच सच बता, तू तो राशन खरीदने के लिए गई थी ना? फिर ये रोना धोना कैसा? किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ माँ जी, मैं बस थोड़े से चावल खरीदने गई थी। कमला आंटी ने पूरे मोहल्ले के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। कहने लगी रोज रोज भिखारियों की तरह पाव भर राशन खरीदने आ जाती। माँ जी, उसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। उससे मुंह मत लगा कर बहू, वो तो है ही ऐसी जहरीली। हे भगवान, कैसी गरीबी दी है तूने। माँ जी, अब खाने में क्या बनाऊं? घर में थोड़ा दाल है, मैं काम करती हूँ। मैं खिचड़ी बना देती हूँ, वैसे भी आज शनिवार है। अरे हाँ भाभी, आप खिचड़ी बना दो। मुझे आपके हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। साथ में थोड़ा आम का अचार भी दे देना। मैं तो खाकर कॉलेज निकल जाऊंगा। ठीक है देवर जी, मैं अभी बनाती हूँ। मुझे भी पास वाले बंगले में बर्तन धोने जाना है। वेदिका चूल्हे पर खिचड़ी बनाने लगती है। वहीं हेमंत शीशे के सामने खड़े होकर बाल बना रहा था और सीटी बजा रहा था। उसने साफ कपड़े पहने थे। आज आप शराब मत पीजिएगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो उससे राशन ले आइए। ये वेदिका भी ना, जब देखो रोती रहती है। घर में ये नहीं है, वो नहीं है। शिकायत करने के सिवा कोई काम है कि नहीं इसे? हेमंत बेटा, सच सच बता, तू आज कहाँ जा रहा है? देख, घर में राशन का एक दाना नहीं। तेरी बीवी दूसरों के घर झूठे बर्तन मांजकर घर चला रही है। कुछ तो शर्म कर। तू जाकर कोई काम ढूंढ लेता। हाँ हाँ माँ, जा तो रहा हूँ काम देखने। आज शाम को मैं पक्का पैसे कमा कर ले आऊंगा। आप तो मुझे एकदम नकारा ही समझती हैं। आज कहीं से 200 रुपए मिल जाए तो देसी ठहरे का जुगाड़ हो जाएगा। एक काम वाम कौन करेगा? हेमंत घर से बाहर निकल जाता है। वेदिका और समर दोनों खिचड़ी खाकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वेदिका एक अमीर औरत के घर बर्तन धोने जाती है। वेदिका झूठे बर्तनों को साफ कर रही थी। वो पसीने से तरबतर थी। तभी अचानक उसे चक्कर आता है और वो बर्तन छोड़कर फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अरे वेदिका, क्या हो गया तुझे? रामू, जल्दी से डॉक्टर को बुला। रामू जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आते हैं और वेदिका की जांच करते हैं। वेदिका को होश आ जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। बस कमजोरी बहुत ज्यादा है। इन्हें अच्छे खान पान की जरूरत है। इनमें विटामिन की बहुत कमी है। अरे वाह वेदिका, तू तो माँ बनने वाली है। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। पर तू इतनी उदास क्यों लग रही है? नहीं नहीं मेम साहब, मेरी तबीयत बस ऐसे ही खराब लग रही है। जिस घर में खुद के खाने के लाले पड़े हैं, वहाँ इस बच्चे को मैं क्या भविष्य दूंगी? तू आज काम रहने दे, जाकर घर में आराम कर। वेदिका थकी हारी अपने घर पहुंचती है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके चेहरे से उसकी उदासी साफ झलक रही थी। क्या हुआ बहू, तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? तू ठीक तो है ना? माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह बहू, ये तो कितनी अच्छी बात है। मेरे घर में पोता या पोती आने वाला है। मैं कितनी नसीब वाली हूँ। वेदिका की प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। पर अचानक शारदा को घर के हालात याद आते हैं और उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। हे भगवान, हमारे घर की हालत इतनी खराब है कि हमारे खाने का ही ठीक नहीं है। तो इस पर हम लोग बच्चे को कैसे पालेंगे? नए मेहमान के आने की खबर सुनकर भी शारदा और वेदिका खुश नहीं हो पाती हैं।
शाम को हेमंत नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए घर में घुसता है। वो हवा में हाथ पैर मार रहा था। आ गया तू मुंह काला करके। सुबह कहकर गया था कि पैसे लाएगा और ये क्या पी कर आ गया। अरे माँ, पी तो ले तो क्या गुनाह कर दिया। तुझे पता भी है तेरी बीवी माँ बनने वाली है। इस हालत में उसे अच्छा खाना चाहिए और तू शराब पी रहा है। कल को उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? सब उसे कहेंगे कि तेरा बाप शराबी है। शारदा की बातों का हेमंत के ऊपर कोई असर नहीं होता है। हाँ, तो मैं क्या करूं? मैं बनना कोई दुनिया का अजीबा तो है नहीं। मैं किसी बच्चे को नहीं पाल सकता। बाढ़ में जाए सब। हेमंत वहीं जमीन पर गिरकर सो जाता है। वेदिका ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। समर घर आता है और देखता है कि घर में माहौल बहुत खराब है। वेदिका और शारदा उदास बैठी हैं। माँ, क्या हुआ? आप लोग इतने उदास क्यों हैं? बेटा, घर में मेहमान आने वाला है। तेरी भाभी पेट से है और खाने को एक दाना नहीं है। तेरी भाभी को आराम चाहिए, लेकिन अगर वो काम पर नहीं जाएगी तो घर कैसे चलेगा? समर बच्चों की खबर सुनकर खुश होता है, पर घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लेता है। माँ, भाभी, आप लोग चिंता मत करो। मैं अब से अपना कॉलेज नहीं जाऊंगा। मैं आज ही कॉलेज छोड़ रहा हूँ। अब से घर में संभालूंगा। मैं कोई नौकरी पकड़ लूंगा। नहीं बेटा, तेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। माँ, पढ़ाई से ज्यादा अभी परिवार की भूख मिटाना जरूरी है। मैं भाभी को इस हालत में काम नहीं करने दूंगा। समर कॉलेज छोड़कर एक अकाउंटेंट की नौकरी पकड़ लेता है। समर के कॉलेज छोड़ने के बाद पाकी काफी परेशान रहती है। एक दिन वो समर के गांव के मुखिया के बेटे कबीर से समर के बारे में पूछती है। कबीर, ये समर का है, आजकल ये कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? समर ने पढ़ाई छोड़ दी है। अब वो एक दुकान पर अकाउंटेंट का काम करता है। लेकिन ऐसे कैसे उसने पढ़ाई छोड़ दी? क्या तुम उससे मुझे पार्क में मिलने के लिए कह सकते हो? हाँ, मैं बोल दूंगा। कबीर समर से मिलता है और उसे पाकी से मिलने के लिए कहता है। रविवार के दिन समर पाकी से पार्क में मिलता है। पाकी बहुत गुस्से में थी। ये क्या बात हुई समर? तुमने अचानक कॉलेज क्यों छोड़ दिया? और तुम आजकल मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? पाकी, मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। और तुम मेरे बारे में सोचना बंद करो। हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ है अचानक? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्यार से पेट नहीं भरता पाकी, राशन से भरता है, खाने से भरता है। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मेरी भाभी प्रेग्नेंट है और मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं। तुम एक अमीर घर की लड़की हो। मैंने सुना है तुम बैंक मैनेजर बन गई हो। तो क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारा रहन सहन मुझसे बहुत अलग है। मैं तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बना सकता। मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करते हो। मुझे भूल जाओ पाकी, तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। समर वहां से रोते हुए चला जाता है। पाकी पीछे से चिल्लाती रह जाती है कि वो उसके बिना मर जाएगी, लेकिन समर उसकी बात नहीं सुनता। समर घर लौटता है और शारदा को सारी बात बताता है। माँ, मैंने पाकी का दिल तोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि कोई अमीर लड़की हमारे इस गरीब घर में आकर धक्के खाए। बेटा, तूने ये क्या किया? मैं कब तुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से रोकी थी? तेरी तो नौकरी भी लग गई है अब। अगर वो लड़की अच्छी है, सच्चे दिल से तुझसे प्यार करती है, तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। तू उसी से शादी कर जिससे तू प्यार करता है। वो हमारे घर को खुशियों से भर देगी। शारदा समर को समझाती है, लेकिन वो अपनी माँ की बात नहीं मानता है। वो ऑफिस आ जाता है। समर ऑफिस में काम कर रहा था। उसे बार बार पाकी की याद आ रही थी। पाकी की यादों में खोए होने की वजह से वो हिसाब में बड़ी गड़बड़ कर देता है। अरे समर, ये क्या हिसाब कर रहा है तू? तेरा दिमाग कहाँ है? ऐसे हिसाब होता है क्या? सॉरी सेठ जी, गलती होगी। मैं अभी ठीक करता हूँ। एक तरफ समर पाकी के बारे में सोच सोच कर परेशान था, तो वहीं समर को याद करके पाकी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ पाकी बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मॉम, डैड, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे कॉलेज में एक लड़का है समर। वो बहुत गरीब घर से है। उसने घर संभालने के लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी है। अपनी गरीबी की वजह से वो मुझे नहीं अपना रहा। उसे ये भी डर है कि पता नहीं आप लोग उसे अपनाएंगे कि नहीं। बस इतनी सी बात। बेटा, जो लड़का इतनी मेहनत और ईमानदारी से घर संभाल रहा है, वो एक दिन बहुत कामयाब होगा। बेटा, तुम जो भी डिसीजन लोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम टेंशन मत लो। पाकी, हमने समर के बारे में सब पता किया है। लड़का बहुत अच्छा और होनहार है, लेकिन उनका परिवार बहुत ही गरीबी में जी रहा है। तुम बचपन से ही हर सुख सुविधा में पली बड़ी हो। क्या तुम वहां एडजस्ट कर पाओगी? पापा, मैं जानती हूँ वो गरीब है, लेकिन मुझे इंसान से प्यार है, उनके पैसों से नहीं। मुझे खाने पीने से ज्यादा उनके अच्छे व्यवहार की कद्र है। आप चिंता मत कीजिए। अगर मुझे ससुराल में कोई भी परेशानी हुई तो मैं बेझिझक आपको बताऊंगी।
अगर हमारी बेटी की खुशी समर में है तो हमें कोई एतराज नहीं। हम ये शादी बहुत ही सादे तरीके से करेंगे और शादी का सारा खर्चा हम ही उठाएंगे। पाकी के घर वाले उसे सपोर्ट कर रहे थे, वहीं पाकी को खोकर समर बहुत दुखी था। शाम को जब समर थका हारा घर पहुंचता है तो दरवाजे पे वो हैरान रह जाता है। पाकी उसके घर में बैठी थी और शारदा से हंस हंस कर बातें कर रही थी। आ गए तुम? मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली। उन्होंने कह दिया है कि मैं उनकी बहू बन सकती हूँ, और हाँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ बेटा, ये बहुत प्यारी बच्ची है, तो इससे शादी कर ले। समर में बाकी से प्यार करता था, इसीलिए इस बार वो उसे मना नहीं कर पाता। समर और पाकी की सिंपल तरीके से शादी हो जाती है। शादी का जितना भी खर्च होता है वो पाकी के माँ बाप देते हैं। अगले दिन पाकी लाल साड़ी पहने हुए पहली रसोई की रस्म के लिए तैयार होती है। माँ जी, पहली रसोई में क्या बना दूं? आप बताइए, मैं सब बना लूंगी। बहू, तू खुद ही रसोई में जाकर देख ले, जो मिले बना लेना। पाकी रसोई में जाती है, वहां सारे डिब्बे खाली पड़े थे। मसाले का डिब्बा तक खाली था। घर में राशन के नाम पर कुछ भी नहीं था। चीनी, चावल, दूध कुछ भी नहीं था। वेदिका शर्मिंदगी से सिर झुकाए रसोई में आती है। मुझे माफ कर दो पाकी, तुम्हारे जेठ जी ने घर में कुछ नहीं छोड़ा। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर पड़ोस से थोड़ा दूध और चावल मांग कर लाती हूँ, ताकि तुम्हारी रस्म पूरी हो सके। वेदिका की बात सुनकर पाकी का दिल ये सुनकर भर जाता है, लेकिन वो वेदिका को बाहर जाने से रोक लेती है। नहीं भाभी, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी। हम जो है उसी में रस्म करेंगे। तभी समर बाहर से दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में एक छोटी सी पन्नी थी। पाकी, लो, मैं पास की दुकान से थोड़ा सा दूध, चीनी, चावल और आटा ले आया हूँ, तुम इसी से कुछ बना लो। पाकी बिना कोई शिकायत किए बड़ी समझदारी से उसी थोड़े से सामान में बेहतरीन खीर और कुछ पूड़ियां बनाती है। सभी पाकी के हाथ का बनाया खाना खाते हैं। बहू, तूने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। सच में ये खाना खाकर तो मजा आ गया। बहुत दिनों बाद पाकी की वजह से शारदा उसके घर वालों के चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन उनकी खुशी बस कुछ पल की होती है। हेमंत फिर से शराब पी कर आता है। अरे वाह मेरे छोटे भाई, तूने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। तूने अमीर घर की लड़की से शादी की है, अब यह लड़की मुझे पैसे देगी। तमीज से बात कर हेमंत, पाकी तुझे 1 रुपए नहीं देगी। अगर तूने उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। शारदा की बातें सुनकर हेमंत लड़खड़ाते हुए वापस घर से बाहर चला जाता है। पाकी को यह सब देखकर बड़ी हैरानी होती है। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। जेठ जी शराब कहाँ से पीते हैं, और वो काम क्यों नहीं करते? ये शराब पीने के लिए दूसरों का छोटा मोटा काम कर देते हैं, उसके बदले जो लोग उन्हें पैसे देते हैं उसी से वो शराब पीते हैं। इन्हें हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। घर की ऐसी हालत देखकर पाकी को काफी बुरा लगता है। दोपहर में आस पड़ोस की औरतें पाकी को देखने आई थी। वो फुसफुसा रही थी। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे क्या जरूरत थी इस नकारा लड़के से शादी करने की? सुना है तू तो अमीर घर की है और पढ़ी लिखी भी है। इनके यहाँ तो राशन खरीदने की भी औकात नहीं है। तुझे इस लड़के में क्या दिख गया? अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। सुनिए आंटियों, हमारे पास जितने पैसे हैं हम उससे थोड़ा राशन लाएंगे। आप लोगों की तरह हम लोग कम से कम दूसरों के घर में झांकने और मुंह मारने तो नहीं आते। आप लोगों को हमारे राशन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कमाई मेरे पति और मेरे परिवार के लिए है। पाकी की बातें सुनकर उन औरतों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो वहां से खिसक लेती हैं। शारदा पाकी की इस बेबाकी से बहुत खुश होती है। 2-3 दिन बाद पाकी अपनी बैंक मैनेजर की जॉब ज्वाइन कर लेती है। जब वो जॉब पर जाती है तो आसपास की औरतें उसे देखकर कमेंट करने लगती हैं। अरे देखो, शारदा को जरा भी शर्म नहीं आती। अभी 2-3 दिन पहले बहू को शादी करके घर में लाए हैं और उसे काम पर भेज रही है। बहू की कमाई खाने में इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। पाकी और शारदा दोनों लोगों की बातें सुनती है और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। शाम को जब पाकी बैंक से घर आती है तो देखती है कि घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़े से चावल हैं। वो चावल में पानी डालकर पानी भात खाती है। माँ जी देखिए, हमने पहले कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो पाकी हमारे घर में भगवान बनकर आई है। कितनी अच्छी लड़की है, इतने अमीर घर से होने के बाद भी अपने प्यार के लिए हमारे घर में कितना एडजस्ट कर रही है। हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है। माँ जी, जेठानी जी, आप लोग चिंता मत कीजिए। अब हमारे घर के हालात मैं बदलूंगी। अब शाम को बैंक के जॉब के बाद मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। इतना कहकर खाना खत्म करने के बाद बाकी आसपास की औरतों के घर में जाती है और उनके बच्चों को ट्यूशन देने के बारे में बात करती है। अगले दिन से पाकी को कुछ बच्चे मिल जाते हैं तो बैंक से आने के बाद वो बच्चों को पढ़ाने लगती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन दोपहर में शारदा आंगन में बैठी थी। वेदिका बहू, खिचड़ी बनी या नहीं? बस माँ जी, बनने वाली है। वो खाना बनाने का इंतजार कर रही थी, तभी कमला के घर के सामने एक स्विगी का टेम्पो आकर रुकता है। उसमें से बोरियां उतर रही थी। शारदा कमला के यहाँ राशन उतरते हुए देख रही थी।
अरे ओ बिमला, देख मैंने सीधा स्विगी से राशन मंगाया, जरा संभल कर रखना भैया। अरे क्यों रे शारदा, तू तो एक हफ्ते का राशन नहीं खरीद सकती, तू मेरा साल भर का राशन देखकर नजर क्यों लगा रही है? हाँ कमला, बेचारी को क्या पता साल भर का राशन कैसा होता है, इनकी तो औकात ही नहीं है। कमला और विमला शारदा को ताना मार रही थी, तभी पाखी घर आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। पड़ोसियों की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। अब बस बहुत हो गया इन लोगों का। अब चाहे मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अपने घर वालों के लिए साल भर का राशन खरीद कर लाऊंगी। पाखी बैंक में बहुत मेहनत से काम करती है। उसे बैंक में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिसे पूरा करने पर उसे काफी बड़ा पेमेंट मिलने वाला था। पाखी रात में जाग जाकर प्रोजेक्ट पर काम करती है। पाखी को इतनी मेहनत करता देखकर एक रात, पाखी तुम इतनी मेहनत कर रही हो हमारे लिए। ये तो मेरा फर्ज है जी, मैं चाहती हूँ आप भी अपनी पढ़ाई पूरी करो और कोई अच्छी सी नौकरी करो। पाखी की बात सुनकर समर भी पढ़ाई शुरू कर देता है। दोनों खूब मेहनत करते हैं। कुछ दिनों बाद पाखी का प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है और उसे फोन पर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड पेमेंट ट्रांसफर का मैसेज आता है। पाखी की आंखों से खुशी के आंसू झलक जाते हैं। पैसे देकर पाखी सीधे राशन की दुकान पर जाती है। लाला जी, मुझे चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला, आपकी दुकान में जितना भी सामान है वो सब कुछ चाहिए। मुझे ट्रक भरकर साल भर का राशन चाहिए। अरे भिखारी की बहू, तेरे पास इतने पैसे हैं, अभी जो तू साल भर का राशन खरीदने आई है। लाला की बात सुनकर पाखी को गुस्सा आता है और वो नोटों की गड्डियां लाला की तरफ बढ़ाती है। पैसे मिल गए ना, राशन मेरे घर पर पहुंच जाना चाहिए। लाला ट्रक में साल भर का राशन भरकर शारदा के घर भेज देता है। ट्रक सीधे शारदा के घर के सामने रुकता है, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे विमला, ये क्या हो रहा है? ये इतना बड़ा राशन का ट्रक इस शारदा के घर के सामने क्यों रुका है? अरे कमला, मुझे तो लग रहा है इन भिखारियों की कोई लॉटरी लग गई है, वरना तो इनकी औकात ही नहीं है साल भर का राशन लेने की। मजदूर ढेर सारा राशन उतार कर शारदा के घर के आंगन में रखते हैं, जिसे देखकर वेदिका हैरान हो जाती है। अरे भैया रुको रुको, ये सब क्या कर रहे हो? ये सारा राशन यहाँ हमारे घर में क्यों रख रहे हो? हमने कोई राशन नहीं मंगवाया, इसे वापस ले जाओ। भाभी ये देखिए, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। इसमें बादाम, अखरोट और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। माँ जी ने बताया था कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी तबीयत खराब है, अब से आप रोज ये खाइएगा। देवरानी जी, आपने तो सच में इस घर में आकर चमत्कार कर दिया। मैं तो सपने में भी ऐसी चीजें नहीं सोच सकती थी। तू तो साक्षात देवी का रूप बनकर आई है मेरे घर में। पाखी अपने घर वालों के लिए फ्राइड राइस, पनीर, पूड़ी, छोला, खीर, अलग अलग तरह की मिठाई, बहुत कुछ बनाती है। अरे वाह, यह खाना तो बहुत टेस्टी है। सभी खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। शारदा के घर में अब राशन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनके घर में साल भर का राशन था। ऐसे दिन गुजरते हैं और एक दिन, बहू तेरी वजह से मेरी तबीयत ठीक हो गई है और वेदिका बहू भी पहले से ज्यादा हेल्दी है। अगर तू नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। शारदा इतना कहती है कि तभी हेमंत शराब पीकर घर आता है, पर अचानक उसे खून की उल्टी होती है और बेहोश हो जाता है। सब उसे अस्पताल लेकर भागते हैं। देखिए, शराब पीने की वजह से इनका एक ऑर्गन खराब होना शुरू हो गया है। इन्हें तुरंत छोटे से ऑपरेशन की जरूरत है, पर खर्चा काफी आएगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। आप इलाज शुरू कीजिए डॉक्टर, पैसे की आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे पैसे भरूंगी। इलाज के बाद हेमंत को होश आता है। उसके सामने सिर्फ पाखी होती है। घर वाले आपसे बहुत नाराज हैं, इसीलिए वो घर चले गए। पाखी ने अस्पताल का सारा बिल भर दिया था। ये सब सुनकर जानकर हेमंत को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बीवी के साथ जानवरों जैसा सलूक किया, अपने अजन्मे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। और पाखी, तुम इस घर में नहीं आई हो, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं कल से ही मेहनत मजदूरी करूंगा। हेमंत अपने घर वालों से भी माफी मांगता है। सभी उसे माफ कर देते हैं। समर ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। पाखी अपनी पहुंच से समर को उसी बैंक में क्लर्क की नौकरी दिलवा देती है। हेमंत ने भी एक दूसरी कंपनी में नौकरी पकड़ ली थी और अब वो जिम्मेदार इंसान बन गया था। समर, हेमंत और पाखी पैसे कमाकर एक अच्छा घर भी ले लेते हैं। मेरी छोटी बहू की वजह से आज हमारे घर में इतनी सारी खुशियां आई हैं। भगवान ऐसी बहू सबको दे। पाखी शारदा को गले लगा लेती है। वैसे आपको क्या लगता है, अमीर होने के बावजूद पाखी ने समर के घर वालों के लिए जो किया, क्या आज की लड़की वैसा कर सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए।